नमस्कार दोस्तों, एसएससी पावर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ एसएससी एग्जाम्स के द्वारा 2024 के अंदर पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चंस में आपको कवर करवाऊंगा। आज मैंने जो पेपर सेट लिया है वह एसएससी जीडी 2024 के अंदर एग्जाम हुई थी उसका पेपर मैंने यहाँ पे लिया है। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हिंदी के अंदर लिया है। यदि कोई क्वेश्चंस इंग्लिश के अंदर है तो मैं उसका आप लोगों को ट्रांसलेट करके जरूर बताऊंगा। देखिएगा, शुरुआत करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करता हूँ। यदि पहली बार जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सिंपल सा इंग्लिश के अंदर मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसके अंदर पूछा है फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस, आपका जो प्रथम आर्थिक गणना है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पहली आर्थिक जनगणना है वो इंडिया के अंदर कंडक्ट की गई थी एक्सेप्ट लक्षद्वीप को छोड़कर। तो आपको बताना है कि वह कब की गई थी। तो इसका आंसर था जो प्रथम आर्थिक जनगणना, आर्थिक की पूछी गई यहाँ पे इकोनॉमिक्स, तो वह 1977 के अंदर की गई थी। किसको छोड़ के, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, लक्षद्वीप को छोड़ के की गई थी। चलिए, जो दूसरा क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल हिंदी के अंदर है आपका। भारत 2015 में भारत के योजना आयोग की स्थापना किस संस्था की स्थापना की गई। देखिएगा, पहले योजना आयोग हुआ करता था लेकिन उसका स्थान ले लिया नीति आयोग ने लिया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 2015 के अंदर हुई है। तो इसका आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली बार बार कि आपसे योजना आयोग या नीति आयोग है, इसका चेयरमैन कौन होता है? एग्जाम में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला प्राइम मिनिस्टर है, वो इसका चेयरमैन होता है। नेक्स्ट, अगर अपन इसकी बात करें कि ये जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन हुआ था 13 अगस्त 2014 को। तो ये दोनों डेट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। 13 अगस्त 2014 को इसका गठन होता है और उसके बाद में संस्था की स्थापना होती है 2015 के अंदर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुल मिला के ये 13 अगस्त 2014 है। आप इसको इसका भंग मान सकते हो। योजना आयोग है उसको भंग किया गया था 13 अगस्त 2014 को, और उसके बाद में 2015 से इसका स्थापना हो गया नीति आयोग का। और इसका चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन होता है आपका प्रधानमंत्री हमेशा। देखिएगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ओएनडीसी के बारे में पूछा गया है। ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो आपका ये जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए यदि ये क्वेश्चन हुआ तो दोबारा से आ सकता है कि इसका आपका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ओएनडीसी का पूरा नाम बताइएगा। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज एन इनिशिएटिव बाई। तो अपने को इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है ये किसका इनिशिएटिव है? किसका इनिशिएटिव है ये? तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा DPIIT का इनिशिएटिव है। अब इसका भी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, किसका इनिशिएटिव है? वह DPIIT का है। अब देखिएगा, सबसे पहले ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो एक प्रकार से ये है ONDC क्या है? एक प्रकार से ये सार्वजनिक पहल है। अब पहल है तो इसके अंदर क्या करने का होता है? तो इसका मकसद होता है डिजिटल कॉमर्स के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना। इसका मकसद क्या होता है? मकसद क्या होगा? डिजिटल कॉमर्स के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना। इसको शुरू किसने किया? DPIIT ने शुरू किया, डिपार्टमेंटल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका हिंदी में नाम क्या होगा? हिंदी में नाम बता दूँ इसका मैं, भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ये इसका हिंदी नाम होगा। चलिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम में जो पूछा गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा 63 तत्व ज्ञात थे। अब मेंडलीव का जो आवर्त नियम है वह किसके ऊपर आधारित था? मेंडलीव का जो आवर्त नियम किसके ऊपर आधारित था? तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु द्रव्यमान। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो किसके ऊपर आधारित थी? द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी। और जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था उसमें 63 तत्व
ज्ञात थे। और जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ अवधि कितनी थी, तो उसके अंदर अवधि की संख्या थी 7 और उसके अंदर समूह कितने थे, समूह की संख्या थी 9। बोले तो पीरियड एंड ग्रुप, अवधि यानी पीरियड और समूह यानी ग्रुप, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और वर्तमान में कितने हो गए, ये डाटा आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान आवर्त सारणी है उसके अंदर पीरियड की संख्या 7 और वर्ग की संख्या हो गई इसमें 18। ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। वर्ग और टोटल तत्व कितने हैं वर्तमान में, वर्तमान में कुल तत्व कितने हो गए, कुल तत्व की संख्या 118 118 कुल तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ एग्जाम में जो पूछा गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला, तो प्रतिस्पर्धा आयोग के रूप में जो पद संभाला है उनका नाम है रवनीत कौर। ये जो प्रतिस्पर्धा आयोग है भारत की एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है ये भी। इसका उद्देश्य क्या होता है, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा इसको बढ़ावा देना इसका मकसद है, ताकि बाजार है वह उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसके हित का साधन बनाया जा सकते हैं बाजार को। एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। कब से बन गई, तो ये 1997 से एक प्रतियोगिता बन गई। देखिएगा इसका पूरा नाम देख लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम आपसे दोबारा पूछा जा सकता है, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कंप्लीट वीडियो देखिएगा, एक पेपर सेट आपको कवर करवाने वाला हूँ मैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन, एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होंगे, एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, अब इसका 2019 के अंदर नाम बदल दिया गया है, 2019 के अंदर इसका नाम बदल दिया है वर्ल्ड एथलेटिक्स इसका 2019 के अंदर नाम बदल दिया। तो एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप 1997 से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है, 1997 से। चलिए अब इसका नाम क्या हो गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स। अगला जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वह देख लेते हैं। कौन सा भारतीय संगीत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहली गायिका या गायिका है। यहाँ पे आपसे गायिका या गायिका के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है भारत रत्न प्राप्त करने वाला, उनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी, जिनका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है इनका मदुरई सानमुखाविदु सुब्बुलक्ष्मी। ओके, कहाँ से बिलोंग करती है ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम खिलाड़ी कौन है, खिलाड़ी पूछ ले जिसको भारत रत्न मिला है, तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको ये पुरस्कार दिया गया। और अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। अब ये इस पुरस्कार के बारे में अगर अपन देखें, ये किसके नाम पे, अंबेडकर की याद में ये दिया जाता है। और ये क्या दिया जाता है, लोगों को भी दिया जा सकता है और संगठन को भी दिया जा सकता है, उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सत्यशोधक समाज है, इसके संस्थापक कौन थे। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ज्योतिराव फुले। इनकी पत्नी का क्या नाम था, सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी का नाम था। सत्यशोधक समाज जो है इसके संस्थापक हो जाएंगे यहाँ पे अपने ज्योतिराव फुले। अब ये स्थापना कब की गई थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना ये की गई थी 24 सितंबर 1873 को। कहाँ पे की गई थी, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। अगर आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पंडित पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के कौन से घराने के प्रतिपादक थे? तो इसका आंसर बनेगा लखनऊ। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पहले तो एग्जाम के दृष्टिकोण से कथक नृत्य हैं, इसके 3 घराने हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कथक नृत्य क्या है। कथक नृत्य एक आपका शास्त्रीय नृत्य है। ओके, इसके 3 घराने हैं। एक घराना है इसका लखनऊ, दूसरा घराना है इसका बनारस, दूसरा घराना बनारस हो गया, और जो तीसरा घराना है वह है जयपुर। ओके, अब देखिएगा इसके अंदर यहाँ पे लखनऊ घराने से कौन कौन संबंधित है? तो कालका बिंदादीन, इनका मतलब क्या होगा? एक तो बिंदादीन महाराज, बिंदादीन महाराज, उसके अलावा कालिका प्रसाद जी, कालिका प्रसाद जी, उसके अलावा अच्छन महाराज, श्री अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, इसके अलावा शंभू महाराज। मोस्टली भी जितने भी महाराज हैं वह आपके लखनऊ घराने से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए खतरों को पूरा कीजिएगा। संविधान में न्यायाधीश को हटाना है तो एक कठिन प्रक्रिया है, उसमें महाभियोग प्रक्रिया अपन इसको कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट है, उसके जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उसके अंदर बहुत कुछ लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो एक प्रकार की एक जटिल प्रक्रिया है। तो न्यायाधीशों को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिएगा। भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। चलिए, और ये प्रक्रिया ली गई कहाँ से है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया चाहे राष्ट्रपति पे, उपराष्ट्रपति, किसी पे भी लगानी हो, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रंगास्वामी कप से संबंधित है। तो यह कप है आपका हॉकी से संबंधित है, और इसे सबसे पहले 1928 के अंदर पेश किया गया था। 1928 में इसे पेश किया गया था, और ये इंटर स्टेट प्रतियोगिता है, एक प्रकार से इंटर स्टेट से रिलेटेड है। इंटर स्टेट प्रतियोगिता इसको जाना जाता था। और इसका काम क्या होता है? जो भी ओलंपिक के लिए खिलाड़ी भाग लेते हैं उनको सेलेक्ट करता है। ये राष्ट्रीय टीम में खिलाड़ियों को लेने के लिए था। ओके, तो हॉकी से जुड़ा हुआ और कौन कौन सा हो सकता है? जैसे मुंबई गोल्ड कप हो गया, एक होता है इंपॉर्टेंट आगा खां कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 4A या 4 के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है तो कितने वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर बनेगा 6 से 14 वर्ष। भाग नंबर 4 क है, इसको अपन कहते हैं मूल कर्तव्य। इसमें मूल कर्तव्य लिए गए हैं, और ये संविधान के अनुच्छेद नंबर कौन से के अंदर है? बताइए। 51 के अनुच्छेद 51 के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है, और मूल कर्तव्य लिए गए कहाँ से हैं? ये रूस से लिए गए हैं। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या क्या है? 11 है। और ध्यान में रखना, ये स्टार्टिंग वाले संविधान में नहीं थी, लेकिन इसको बाद में इसको जोड़ा गया था। मूल संविधान में नहीं था, इनको बाद में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि बैडमिंटन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर से सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े रहते हैं, तो यहाँ पे दोनों के दोनों सही नहीं है। अब यहाँ पे अगर बैडमिंटन की अगर अपन बात करें तो सर्वर क्या चीज़ होती है वह भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। सर्वर खिलाड़ी कौन सा होता है? जो सर्विस करता है, शटल कॉक है उसको सर्विस करता है। और यहाँ पे रिसीवर शब्द है, तो रिसीवर कौन होता है? जो उसको रिसीव करेगा। तो ये तो समझ में आ गया। और ये दोनों के दोनों सर्वर और रिसीवर की स्थिति किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्या स्कोर चल रहा है, स्कोर के ऊपर इनकी स्थिति डिपेंड करती है। तो ये दोनों के दोनों खिलाड़ी की बात करें तो या सम सर्विस कोर्ट के अंदर हो सकते हैं या विषम सर्विस कोर्ट के अंदर ये होते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के लिए मेजर कॉमन शब्द कौन सा यूज किया गया है यहाँ पे, तो आंसर बनेगा इसका M3 शब्द यूज किया गया मनी सप्लाई के लिए। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो इनके लिए सीटों की संख्या 1/3 कर दिया है आरक्षण लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर। लोकसभा अपना निम्न सदन होता है, राज्यसभा अपना उच्च सदन होता है, और अपना जो संसद है 3 भाग होते हैं, संसद के 3 भाग है, लोकसभा, राज्यसभा एंड तीसरा पार्ट है राष्ट्रपति। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है स्वरूपा सेन ने 2018 में। देखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ब्रास के बारे में पूछा गया। ब्रास हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये वल्ली और कोंकणा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये भी उसी प्रकार से मनाया जाता है जैसे कि अपन दीपावली मनाते हैं, दीपावली मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, उसी प्रकार से इस त्यौहार को भी मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, वल्ली और कोंकणा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये जनजातियाँ मोस्टली कहाँ पे निवास करती है, महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर ये जनजाति पाई जाती है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। चलिए एक और यहाँ पे जनगणना के बारे में पूछा गया है। जनगणना किस प्रकार की एक प्रोसेस है, जनगणना के अंदर क्या किया जाता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जनगणना ये कह रहा है कि टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसमेंटलिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा पर्टेनिंग एट ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ ऑल पर्सन इन ए कंट्री आर ए वेल डिफाइंड पार्ट ऑफ ए कंट्री। ये कह रहा है कि कोई भी देश है, देश के किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर या पूरे भाग के अंदर या कुछ उप क्षेत्र के अंदर ये एक प्रकार की गणना बताई गई है जिसके अंदर सभी प्रकार के डाटा को कलेक्ट किया जाता है। वह डाटा आपका किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो सकता है, आर्थिक डाटा भी हो सकता है, सामाजिक डाटा भी हो सकता है वह आपका, और उनको कलेक्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है और एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसको लिखा जाता है। तो वह जनगणना के अंदर आता है, पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना, जनसंख्या गणना, पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली क्या है, तो इसका सबसे प्रारंभिक शैली क्या है, तो इसका आंसर बनेगा सिंधु लिपि आपकी सबसे प्रारंभिक है। सिंधु लिपि ये लगभग 5000 साल पुरानी है, लगभग एग्जैक्ट डाटा 4700, कई बार एग्जाम में ऑप्शन में हो सकता है 5000 वर्ष पुरानी है। ये सबसे पुरानी लेखन शैली है सिंधु लिपि, और इस लिपि का इस्तेमाल होता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, इसका यूज होता था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर क्या था, सिंधु नदी घाटी के अंदर बसे हुए थे, और वर्तमान में पाकिस्तान और भारत इसकी पोजीशन है। और ये जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युग की सभ्यता थी। और इसके महत्वपूर्ण स्थल की मैं बात करूँ तो एक हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, बनवाली, सूरकोटदा, ये इसके कुछ स्थल हैं। तो ये मैंने एक पेपर सेट यहाँ पे आपको कवर करवाया है, तो फिर कोशिश करूँगा नेक्स्ट पेपर सेट के लिए इसी प्रकार डेली मैं आप लोगों को कवर करवाते रहूँगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।